ऑपरेशन कब अप्लाई करेंगे, जब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। हीपिफाई ऑपरेशन जो है ये दो तरह से परफॉर्म होता है। अगर तो आपका जो हीप है वो मैक्स हीप को रिप्रेजेंट करता है तो फिर हम उसे मैक्स हीपिफाई कह देते हैं और उसकी कंडीशंस कुछ और होती हैं। अगर जो आपका हीप है वो एक मैक्स हीप नहीं है, वो एक मिनिमम हीप है, तो फिर उसके ऊपर जो हम हिपिफाई का प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम उसको मिन हिपिफाई कह देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह की हीप है, हम किसी एक ही हीप को कंसिडर करके उन ऑपरेशन को देखेंगे। जब हम दूसरी हीप की बात करेंगे तो हमें सिर्फ अपने ऑपरेशन को जस्ट रिवर्स करना होगा, बाकी कोई भी उसमें कोई बुनियादी फर्क ज़्यादा नहीं है उन दोनों में। तो अब अगर मैं हिपिफाई ऑपरेशन को मैक्स हिपिफाई की फॉर्म में देखूं, तो ये जो हिपिफाई का ऑपरेशन है ये हर नोड के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। हम इसकी आपके सामने इसकी जो प्रेजेंटेशन है ये इन फॉर्म ऑफ ट्री दिखाई जा रही है, लेकिन चूंकि हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इसको एज ए एरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम ट्री के ऊपर जो चेंजेस अप्लाई करते हैं, जो लोकेशन चेंज करते हैं, हम उन्हीं लोकेशंस को एरे में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअल जो ऑपरेशन है वो एरे के ऊपर ही परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस करंट एग्जाम्पल को देखूं कि मैं इसके ऊपर हिपिफाई का ऑपरेशन परफॉर्म कैसे कर सकता हूं। अब अगर आप इस ट्री को एज ए एरे रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटा, ये रूट नोड आ जाएगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड 4 है, उसका राइट चाइल्ड 10 है। फिर नेक्स्ट अगर मैं इसको लेवल बाय लेवल वैसे भी फील्ड करूं बगैर फॉर्मूले अप्लाई किए तो मुझे पता है ये कुछ इस तरह से फील्ड हो जाएगा, 14 7 9 3 एंड देन लेवल बाय लेवल अगर हम देखो तो ये 2 8 और हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पोजीशनिंग की बात करें तो 1 2 3 हमारे पास टोटल 10 नोड्स हैं यहाँ पे। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके सामने एक ट्री जो है, गिवन ट्री जो है, क्या ये ट्री एक मैक्स हीप है या नहीं है, तो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए दो प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है। तो अगर आप इस ट्री को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसको लेवल बाय लेवल फील्ड किया गया है। इसके लास्ट नोड पे एक ही चाइल्ड है और वो चाइल्ड जो है टूवर्ड लेफ्ट साइड है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को ये वेरीफाई करता है, या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर ये पूरा उतरता है। तो लिहाजा पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ट्रू हो गई है हमारे पास। अब हीप डाटा स्ट्रक्चर के लिए दूसरी प्रॉपर्टी का भी होना लाजमी है, लेकिन जब तक पहली प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी तब तक आप दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर मूव नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो है बेटा वो ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ऑर्डर प्रॉपर्टी की फॉर्म में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमने करंटली चूंकि इसको मैक्स हीप का नाम दिया गया है, तो मैक्स हीप में हमारे पास जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से होती है कि एवरी पेरेंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नोड ऑफ आई। अगर मैं इस ट्री को ए का नाम दे दूं या इस एरे को ए का नाम दे दूं तो बेसिकली उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। अब अगर हम देखें करंटली इस ट्री के ऊपर तो ये कंडीशन क्या हर जगह पे सेटिस्फाइड हो रही है। अगर आप देखें तो 16 के दो चाइल्ड हैं, अगर आप उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को देखें तो वो दोनों चाइल्ड उससे स्मॉलर है। इसका मतलब है कि 16 के अकॉर्डिंग जो ट्री है आपका वो मैक्स हीप को फॉलो करता है। अब अगर 1 बाय 1 आप फर्दर चाइल्ड्स के चाइल्ड्स देखें, जैसे कि 4 के दो चाइल्ड्स हैं, तो 4 के जो दो चाइल्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, 14 और 5, लोकेशन 4 और 5 के ऊपर हैं, 14 और 7। क्या ये दोनों चाइल्ड जो हैं ये अपने पेरेंट्स से स्मॉलर हैं? तो अगर आप देखें तो कंडीशन जो हो रही है वो फॉल्स हो रही है। 14 भी अपने पेरेंट्स से ग्रेटर है, 7 भी अपने पेरेंट्स से ग्रेटर है। तो लिहाजा जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है उसका आंसर यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि ये करंटली हमारे पास जो ट्री है ये ट्री एक मैक्स ट्री नहीं है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ये एक हीप डाटा स्ट्रक्चर नहीं है।
अब इसको एक हीप डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो है मैक्स हिपिफाई का। मैक्स हिपिफाई का ऑपरेशन है क्या बेटा, आप क्या करेंगे, आपके पास ऑन इंस्टेंट टाइम कोई एक गिवन नोड आएगा और आपने उस गिवन नोड को उसकी सही प्लेस के ऊपर शिफ्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंटली देखें तो मैक्स सीपी5 को एज ए फंक्शन या एल्गोरिदम आप सपोज करें तो ये 3 पैरामीटर ले रहा है बेटा। एक तो वो एरे जिसके ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये बेटा जस्ट उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है। असल में जब आप कोड की बात करेंगे, प्रोग्राम की बात करेंगे तो प्रोग्राम में आपके पास एरे ही होगी। इस एरे में भी वॉयलेशन हो रही है कि जो कोई पेरेंट नोड है तो उसके जो चाइल्ड पड़े हुए हैं वो उससे ग्रेटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो 4 के जो चाइल्ड हैं कौन कौन से हैं, ये 14 चाइल्ड है और ये 7 चाइल्ड है। तो 4 को इनसे ग्रेटर होना चाहिए था बट ये 4 से ग्रेटर हो गए, तो लिहाजा हमें एरे की फॉर्म में भी इन पोजीशंस को शफल करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि ये जो मैक्स सिंप्लीफाई का ऑपरेशन है ये हम हर नोड के लिए अप्लाई करते हैं। यानी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मैक्स सिंप्लीफाई को। ये फंक्शन कैसे काम करता है हम इसका एल्गोरिदम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जस्ट मैं ये एरे भेजूंगा, एरे का नाम ए हो जाएगा। मुझे हर दफा यहाँ पे बताना पड़ेगा किस नोड के ऊपर, ये पेरेंट नोड है यहाँ पे 2, किस नोड के ऊपर मुझे जो है वो हिपिफाई का प्रोसेस अप्लाई करना है। और 10 से मुराद है बेटा टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, यानी कि हमारे पास ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो करंटली चूंकि पहला नोड तो ऑलरेडी जो कि 16 है वो ऑलरेडी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो लिहाजा आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल कंसीडर की हुई है वो नोड नंबर 2 की एग्जांपल कंसीडर की हुई है। अब अगर आप इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें तो मैक्स सिंप्लीफाई का प्रोसेस क्या करता है, जब आपके पास कोई नोड आ जाती है तो आप उस नोड का लेफ्ट चाइल्ड भी निकाल सकते हैं और राइट चाइल्ड भी निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला गिवन है विच इज 2i फॉर लेफ्ट चाइल्ड एंड 2 ऑफ i प्लस 1 फॉर राइट चाइल्ड। तो आपने ये देखना होता है कि इस लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से कौन सा जो चाइल्ड है बेसिकली उसको पेरेंट की जगह लेनी है। तो लॉजिकली किस चाइल्ड को पेरेंट की जगह लेनी होगी, जो दोनों में से ग्रेटर होगा। तो आप क्या करते हैं, पहले अपने इस आई नोड को कंपेयर करते हैं लेफ्ट नोड के साथ और देखते हैं कि दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। लेट्स से मैं एक लार्ज के नाम से वेरिएबल क्रिएट करूंगा, यानी मैं अगर इसकी वर्किंग समझाना चाहूँ, और इसमें मैं वो वाली वैल्यू स्टोर करूंगा जो इन तीनों नोड में से ग्रेटर होगा। अब ऑन इंस्टेंट मूवमेंट ये मेरे पास एज ए आई अवेलेबल है। पहले मैं इसका कंपैरिजन करूंगा लेफ्ट के साथ, यानी इसका कंपैरिजन करूंगा मैं 2i के साथ। i का कंपैरिजन होगा बेटा 2i लोकेशन के साथ। अब यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है 14 है एंड 14 इज ग्रेटर देन 4, तो मैं लार्जेस्ट की जगह क्या लेके आ जाऊंगा, 14 को लेके आ जाऊंगा। अब जो भी करंटली एलिमेंट लार्जेस्ट में पड़ा हुआ है मैं उसका कंपैरिजन करूंगा राइट वन के साथ। तो जब मैं 14 का कंपैरिजन करूंगा 7 के साथ तो ये कंपैरिजन मेरा फॉल्स हो जाएगा। यानी 14 और 7 और 4 में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 14 है। अब मैं करूंगा क्या कि मैं इन दोनों नोड्स का डाटा आपस में शफल करूंगा। और एक्चुअली में ये चेंजेस मैं यहाँ पे नहीं करूंगा बल्कि मैं यहाँ पे करूंगा कि मेरा 14 यहाँ पे आ जाएगा और 4 जो है वो इस लोकेशन नंबर 4 पे चला जाएगा। अब जब मैं इस एरे का ट्री क्रिएट करूंगा तो मेरे पास फिलहाल ये जो एक नोड प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा था ऑर्डर वाली, वो वायलेशन उसकी खत्म हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे गिवन है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम तमाम वायलेशंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से रिमूव कर सकते हैं। मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ सारी। देखें ए ऑफ 2 को सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे ए ऑफ 4 के साथ, क्योंकि ए 2 जो है वो हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। जब मैं इसको रिमूव करके इसको आपस में एक्सचेंज करूंगा तो मेरे पास नया ट्री कुछ इस तरह से बन जाएगा। नाउ स्टिल मैंने ये देखना है कि क्या ये 4 जो मेरे पास एलिमेंट है क्या ये अपनी राइट प्लेस पे आ चुका है। अगेन मैं इसका कंपैरिजन करूंगा इसके चाइल्ड के साथ, क्योंकि स्टिल अब ए ऑफ 4 जो ए ऑफ 2 जिसकी नई लोकेशन ए ऑफ 4 बनी है वो हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। उसका जो चाइल्ड है चाइल्ड नंबर 9 वो उससे ग्रेटर है। दोबारा कंपैरिजन होगा, जब दोबारा कंपैरिजन होगा तो ए ऑफ 4 को बेटा ए ऑफ 9 के साथ चेंज कर दिया जाएगा। अब चूंकि ए ऑफ 9 का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है तो लिहाजा अब हमें ए ऑफ 9 वाले पोजीशन को आगे कहीं कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक एलिमेंट जो कि स्टार्ट में लोकेशन नंबर 2 के ऊपर था हम उसको तब तक शिफ्ट करते जाएंगे
जब तक वो जो हीप प्रॉपर्टी है वो उसको रिस्टोर नहीं कर लेगा। अब अगर आप इस ट्री को देखें जो कि लास्टली ट्री है, तो ये एक मैक्स हीप ट्री है जिस जो कि अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व कर रहा है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और इसमें हर नोड अपने चाइल्ड नोड से जो है वो ग्रेटर है। ये तो सिर्फ हमने एक नोड के ऊपर अप्लाई किया है। जब हमारे पास एक ऐसा ट्री आएगा जो कि कंप्लीटली उसको वॉयलेट करेगा, उसका कोई एक नोड नहीं बल्कि सारे नोड वॉयलेट कर रहे होंगे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को, या हमें वेरीफाई करना होगा कि वो एक हीप हीप डाटा स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो हम वन बाय वन तमाम नोड जो हैं वो इस मैक्स हीपिफाई को भेजते रहेंगे और वेरीफाई करते रहेंगे कि क्या हमारे तमाम नोड हीप डाटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी मेंटेन कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके। बेटा बहुत ही आसान सा इसका एल्गोरिदम है। जो प्रोसीजर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है उसी का एल्गोरिदम बनाया गया है। देखें, आपको 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं। वो एरे जिसके ऊपर आपने अपने ट्री डाटा स्ट्रक्चर को मैप किया हुआ है, आपको आई के तौर पे उस एलिमेंट की लोकेशन भेजनी है जिसके ऊपर आप हिप्पीफाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। और आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं, या आप इसको यूं कह लें कि एरे का साइज कितना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे चूंकि एल्गोरिदम लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज नहीं है। अदरवाइज अगर आप इसको फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं कि ये लेफ्ट एलिमेंट निकाला गया और ये राइट एलिमेंट निकाला गया है। लेफ्ट एलिमेंट में आपके पास बेसिकली क्योंकि आई आपको पता है तो आप जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे ट्रू ऑफ आई, यानी ए एज ए एरे यूज करेंगे और लोकेशन के तौर पे आप ट्रू ऑफ आई लेके आएंगे, तो आपके पास एल में लेफ्ट एलिमेंट आ जाएगा। राइट एलिमेंट जब आपने निकालना होगा बेटा, तो आप अपने गिवन आई को ट्रू ऑफ आई प्लस 1 करेंगे तो आपके पास राइट एलिमेंट आ जाएगा। बट एल्गोरिदम में चूंकि मैं आपको प्रीवियसली लेफ्ट और राइट समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने जस्ट टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली है कि लेफ्ट में आपके पास लेफ्ट ऑफ आई आ जाएगा और राइट में आपके पास राइट ऑफ आई आ जाएगा। बेटा लेफ्ट और राइट नोड एल्गोरिदम्स देख लें एक दफा, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर कर लीजिएगा। आई थिंक एल्गोरिदम्स में चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने ये चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट है उसका अपने पेरेंट के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, उसमें हमने ये चीज भी देखनी है कि क्या हमारा लेफ्ट विद इन उसकी कोई एग्जिस्टेंस भी है या नहीं है। अगर आपका जो लेफ्ट फॉर एग्जांपल कंप्यूट होके आया लेफ्ट, वो ऐसा कंप्यूट होके आया कि आपकी एरे की रेंज से वो वैसे ही बाहर है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल इन इन सच केस जहाँ पे आप जब टू का लेफ्ट निकालेंगे तो इसका लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन एन निकलेगा, यानी इसका कोई लेफ्ट नहीं है। तो अगर तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रही है कि कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर आई नोड का। यस, लेफ्ट राइट से क्या रिलेशन है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ पेरेंट नोड। लेफ्ट और राइट का रिलेशन कोई उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। लेफ्ट राइट से ग्रेटर है, राइट लेफ्ट से ग्रेटर है, वो कोई भी हो सकता है। वो बाइनरी सर्च ट्री में कंडीशन होती है लेफ्ट राइट वाली, यहाँ पे नहीं है बेटा। तो बेटा पहला इफ के अंदर जो पहली कंडीशन है वो हमने ये चेक किया है कि आइदर कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और फिर हमने ये चेक किया कि अगर वो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है और वो लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ आई से, यानी लेफ्ट जो है, लेफ्ट वाला एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है अपने पेरेंट नोड से, क्योंकि आई को हम करंटली पेरेंट सपोज कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल में समझाया कि हम एक लार्जेस्ट का वेरिएबल लेते हैं, उस लार्जेस्ट में हम लेफ्ट स्टोर कर देते हैं, लेफ्ट या डेफिनेटली जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू बन रही होगी वो स्टोर कर देंगे। अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो दैट्स मीन कि आपका लेफ्ट एग्जिस्ट भी करता है और आपका लेफ्ट आपके करंट नोड से ग्रेटर भी है, तो लार्जेस्ट में बेटा आपके पास लेफ्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स कर गई, यानी या तो लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और अपने वो पेरेंट से स्मॉलर है, तो फिर लार्जेस्ट में आपके पास स्टिल आई ही रहेगा, यानी आई की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट, यानी पेरेंट जो है वो लार्जेस्ट है। इसी तरह अब राइट साइड पे भी सेम कंपैरिजन होंगे। अगर आपका राइट एग्जिस्ट करता है दैट मीन कि योर राइट इज विद इन रेंज ऑफ एन, एंड आपका जो राइट वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन हो जाता है प्रीवियसली जो भी लार्जेस्ट में आप पोजीशन लेके आ चुके हैं उस एलिमेंट से,
तो इस केस में आप अपने लार्जेस्ट को न्यू राइट एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब अगर तो आपका लार्जेस्ट जो था वो स्टिल आई था, तो उस केस में तो फिर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यानी आपका लेफ्ट और राइट नोड जो थे वो दोनों स्मॉल हैं और लार्जेस्ट जो था वो आई ही रहा। यानी आपकी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट की है, आपका ये इफ भी फॉल्स हो गया और आपका ये इफ भी फॉल्स हो गया, तो फिर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइदर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई जिसमें लार्जेस्ट जो था वो लेफ्ट हो गया, या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गई जिसमें लार्जेस्ट जो था वो राइट हो गया, तो फिर आप अपने करंट ए ऑफ आई को एक्सचेंज कर देंगे ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ। ठीक हो गया। और अब आप दोबारा से मैक्स सिंप्लीफाई कॉल करेंगे अगले एलिमेंट के लिए, यानी अपनी आपका जो एलिमेंट लार्जेस्ट वाला है वो आगे मूव कर चुका होगा, तो आपने उसके लिए आप अगेन मैक्स सिंप्लीफाई कॉल करनी है। और आप ये मैक्स सिंप्लीफाई तब तक कॉल करते हैं जब तक आप लीव तक नहीं पहुंच जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले मैक्स सिंप्लीफाई में ये वाला एलिमेंट भेजा गया, इसको पहले कंपैरिजन किया गया है अपने लेफ्ट के साथ। अगर आप इसका लेफ्ट देखें तो लेफ्ट इसका 4 लोकेशन के ऊपर है और n आपका 10 है, तो पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी। और एंड के बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो भी ट्रू हो गई थी, तो आपके लार्जेस्ट में जो वैल्यू चली जाएगी वो चली जाएगी 4 चली जाएगी। ठीक हो गया। अब आपका जो दूसरे वाला इफ था जिसमें हमने राइट से कंपैरिजन किया, उसको जब कंपेयर किया जाएगा तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिकली लार्जेस्ट का कंपैरिजन हो रहा है 5 के साथ, लार्जेस्ट में ऑलरेडी 14 स्टोर होगा, तो ये 7 उससे बिलो वैल्यू हो जाएगी। अब हमने किया क्या, हमने इसको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद चूंकि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू 4 ही बन रही थी, हमने इसको दोबारा मैक्स सिंप्लीफाई के पास भेजा और कहा कि अब आप इसको भी चेक करें कि क्या इसको आगे मजीद तो ट्रांसफर नहीं होना। यानी देखें दोबारा इसको मैक्स सिंप्लीफाई के पास भेजा गया यहाँ पे, और दोबारा हमने चेक किया कि इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, अगर वो करता है तो उनमें से ग्रेटर कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, और फिर इस लार्जेस्ट को हमने इससे रिप्लेस किया। अब रिप्लेस करेंगे तो दोबारा भेजेंगे इसको मैक्स सिंप्लीफाई के पास। जब दोबारा इसको मैक्स सिंप्लीफाई के पास भेजेंगे, अब हमारे जो दोनों वाले इफ है ना, वो दोनों इफ ही फॉल्स हो जाएंगे कि ना तो कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा ना ही कोई राइट चाइल्ड होगा। हमारी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है अब वो रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगी। यानी एल्गोरिथम्स में बेसिकली आपके रिकर्सिव कॉल चल रही है। अब तब तक रिकर्सिव ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे जब तक आपके पास चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका आई जो है वो इटसेल्फ अपने आप को लार्जेस्ट बना चुका है, उसको फर्दर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा अगर आप इस मैक्स सिंप्लीफाई ऑपरेशन को देखें, इसकी कॉस्ट को ऑब्जर्व करें, तो इसकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही है ट्री की हाइट के ऊपर। ट्री की हाइट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है? फॉर एग्जाम्पल जब मैं सबसे पहले एलिमेंट के लिए मैक्स सिंप्लीफाई कॉल करूंगा, यानी जब मैं यहाँ पे एलिमेंट 4 के लिए मैक्स सिंप्लीफाई कॉल करूंगा, तो इसका कंपैरिजन में जब चेंजेस जो होंगी वो कैसे होंगी, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन करने पड़ेंगे 14 और 7 के साथ, आप मैक्सिमम निकालेंगे और स्वैपिंग करेंगे। जो कंपैरिजन की कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, आपका हर कंपैरिजन जो है वो उसकी कॉस्ट यूनिट टाइम में एक दफा होना है। जो स्वैपिंग की कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट है, यूनिट टाइम में आपकी स्वैपिंग भी एक दफा हो रही है। असल कॉस्ट क्या आ रही है, आपकी रिकर्सिव कॉल हो रही है कि आपने पहले वो यहाँ पे 4 को 14 पे शिफ्ट किया, फिर आपने 4 को फर्दर आगे कंपैरिजन किया। इसका मतलब है कि इन वर्स्ट सिनेरियो आपके ये कंपैरिजन कहाँ तक जाएंगे, जहां तक आपके पास एक कंप्लीट पाथ बनेगा, आप लीफ तक पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस पाथ पे चलना स्टार्ट हो गए हैं जो कि आपका सबसे वर्स्ट पाथ था, यानी जिसके अंदर सबसे ज्यादा एडजेस थे, तो उस पाथ को हम हाइट ऑफ ट्री कहते हैं। तो लिहाजा जो आपके पास हीपीफाई है, इसकी जो कॉस्ट है वो किसी एक नोड के लिए कॉस्ट इसकी लॉग ऑफ एन है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं उनकी हाइट लॉग ऑफ एन की फॉर्म में होती है। अगर आप करंट एग्जाम्पल को सामने रखें तो 4 को उसकी सही पोजीशन पे ले जाने के लिए जो रिकर्सिव कॉल्स होंगी वो पहली कॉल होगी, उसके बाद दूसरी कॉल होगी, 2 रिकर्सिव कॉल होंगी। यानी आपने पहली दफा खुद कॉल किया मैक्स सिंप्लीफाई को और एक दफा यहाँ से दोबारा मैक्स सिंप्लीफाई कॉल होगा। तो 2 रिकर्सिव कॉल के ऊपर आप अपना जो एलिमेंट है या एक स्पेसिफिक नोड है उसको उसकी राइट प्लेस पे लेके चले जाएंगे।
अगर आप रिमेनिंग इन तमाम ऑपरेशन को देखें तो ये तमाम ऑपरेशन किसी एक रिकर्सिव कॉल के लिए यूनिट ऑपरेशंस हैं। कोई कहीं पे भी कोई लूप यूज नहीं की गई है, सिंपल इफ एल्स को यूज किया गया है। तो आपका एक एलिमेंट जो है वो लॉग ऑफ एन टाइम ले सकता है मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एलिमेंट होता 24, अब अगर आप 24 को कंपैरिजन करते 14 के साथ तो ग्रेटर रहता 24, 7 के साथ करते तो ग्रेटर रहता। इसका मतलब है कि आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो जाती, ये वाली कंडीशन अब आपकी ट्रू ही नहीं होती। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ना ये स्टेटमेंट चलती है आपकी, ना ये स्टेटमेंट चलती है आपकी। लिहाजा पहले कंपैरिजन के ऊपर ही आपको पता चल गया कि आपका एटलीस्ट ये वाला एक नोड जो है ये बिल्कुल राइट प्लेस के ऊपर है। तो लिहाजा आपकी कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होगी। तो आपका टाइम जो है वो बिग ओ ऑफ 1 कह लें आप, थीटा ऑफ 1 कह लें आप, ओमेगा ऑफ 1 कह लें आप, यानी कि कांस्टेंट टाइम। ये आइडियल कॉस्ट है जब आपकी नोड ऑलरेडी सही पोजीशन के ऊपर होगी। लेकिन जब आपकी नोड वर्स्ट पोजीशन पे होगी कि उसको यहाँ से रूट से चलना है और उसको ट्रांसफर होना है लीव के ऊपर जाके, तो फिर वो क्योंकि किसी एक साइड पे ट्राइवर्स करेगी, सारे नोड्स के ऊपर तो ट्राइवर्स नहीं करेगी ना, किसी एक पाथ के ऊपर ही घूमती हुई जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एजेस आएंगे उस पाथ के ऊपर, उनको उन तमाम नंबर ऑफ एजेस के ऊपर एक रिकर्सिव कॉल चलेगी। और नंबर ऑफ एजेस नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास ट्री की हाइट को। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की फॉर्म में जो आपकी ट्री की हाइट होती है वो log ऑफ n होती है। तो लिहाजा मैक्स सिंप्लीफाई की जो वर्स्ट कॉस्ट है वो log ऑफ n है। बेटा रिमेनिंग ऑपरेशन को इंशाल्लाह अब हम अपने फिजिकल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है जिसको मैंने आंसर करना है, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछा हुआ था तो वो मैं आंसर कर दूंगा। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं।